नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने कथित वोट चोरी का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल के एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच समस्तीपुर की सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नेता श्यामबी चौधरी के एक वायरल वीडियो के बाद पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। वीडियो में वोटिंग के बाद मतदान केंद्र के बाहर जब श्यामबी मीडिया के सामने उंगली दिखाकर वोटिंग की पुष्टि कर रही हैं तो उनकी दो उंगलियों में स्याही लगी दिखाई देती है। वीडियो में श्यामबी चौधरी के पिता अशोक चौधरी और मां नीता चौधरी भी दिखाई देती हैं। वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव आयोग से श्यामबी चौधरी पर कार्रवाई की मांग करने लगी। उनका आरोप था कि श्यामबी चौधरी ने 2 बार वोट डाला है। अब इस विवाद पर पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। पटना जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ की अंगुली पर स्याही लगा दी गई थी। पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात बाएं हाथ की अंगुली पर भी स्याही लगाई गई। श्यामबी चौधरी की दोनों उंगलियों में स्याही लगे होने का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कंचन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये तो एक अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है। ये हैं एलजेपी सांसद श्यामबी चौधरी, दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है, मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब ये बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये सब कैसे हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के बीच तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, बंगलार वोट रक्षा यानी बंगाल का वोट बचाओ अभियान। इस पहल का मकसद है लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से ना कटें और नए वोटर्स को सूची में शामिल होने में मदद मिले। इस अभियान के तहत टीएमसी ने पूरे राज्य में 5000 से ज्यादा वोटर असिस्टेंस कैंप लगाए हैं, जहां लोग जाकर एसआईआर फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी मदद ले सकते हैं। 4 नवंबर को इस अभियान के शुरू होते ही हजारों लोग इन कैंपों में मदद के लिए आने लगे। टीएमसी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को एनुमरेशन फॉर्म और नए वोटर रजिस्ट्रेशन भरने में मदद कर रहे हैं। ये पूरा डोर टू डोर अभियान दीदी और दूत ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी के डर फैलाने वाले प्रचार के बीच टीएमसी जनता के साथ खड़ी है और घर घर जाकर लोगों की मदद कर रही है। एसआईआर चल रहे हैं 12 राज्यों में, ऐसा अभियान किसी और पार्टी ने नहीं चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके की याचिका पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर केस की जल्द सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगी और जरूरत पड़ी तो 12 नवंबर को भी जारी रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि 11 नवंबर को ही पश्चिम बंगाल सरकार की नई याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। ये याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दाखिल की है, जिसमें राज्य ने एसआईआर प्रक्रिया को ही चुनौती दी है। सिब्बल के साथ साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने भी कहा कि यह मामला देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ से जुड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और सही मतदाता पहचान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी नजरें 11 नवंबर की सुनवाई पर होंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि चुनावी सूची में सुधार की मौजूदा प्रक्रिया संविधान के अनुरूप है या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का पसंदीदा मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन हैं, जिनकी पार्टी डीएमके ने पहले बिहारी लोगों की तुलना बीडी से कर उन्हें अपमानित किया था। अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी यादव उसी पार्टी के नेता को अपना आदर्श बताते हैं जो बिहारियों का मजाक उड़ाती है। बिहार से जुड़ी ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने आय व्यय का पूरा हिसाब जनता के सामने नहीं रख रही हैं। चुनाव सुधार संस्था एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में रजिस्टर्ड 184 और बाकी राज्यों की 91 मिलाकर कुल 275 छोटी या गैर पहचानी पार्टियों में से 163 पार्टियों ने अपनी वित्तीय रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट या 20,000 से ज़्यादा के दान का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। इसका मतलब है कि करीब 59% पार्टियां
पारदर्शिता के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। इनमें से 113 पार्टियां तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम पारदर्शी नहीं बल्कि उसे दशकों की तस्करी और गुप्त साझेदारी से ताकत मिली है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह बयान उस समय दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान समेत कुछ देशों ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किए हैं और इसी वजह से अमेरिका को भी अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने चाहिए। भारत ने ट्रंप के इस बयान पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे की कहानी साफ नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से अवैध तरीकों, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क और गुप्त सहयोग पर आधारित रहा है। भारत ने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। भारत सरकार ने शुक्रवार को बताया कि रूस की सेना में शामिल भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भर्ती बढ़ी है, जिसके बाद भारत ने मॉस्को सरकार से औपचारिक रूप से ये मामला उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने रूस से भारतीय नागरिकों की भर्ती तुरंत रोकने की अपील की है। मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और ऐसे सभी मामलों पर लगातार निगरानी रख रही है। सूडान से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। उड़ीसा के 36 वर्षीय आदर्श बेहरा को सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF नाम की मिलिशिया ने अगवा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक RSF लड़ाकों ने पिछले महीने अल फाशर शहर पर कब्जा करने के दौरान आदर्श बेहरा को पकड़ लिया। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि वो सूडान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संपर्क में है ताकि जल्द से जल्द उनकी सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने नागरिक की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हादसे पर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा, इस हादसे के लिए पायलट को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह मामला उस विमान दुर्घटना से जुड़ा है जो 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में कैप्टन सुमित सबरवाल की मौत हो गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच इस मामले में कैप्टन सबरवाल के पिता पुष्कर राज सबरवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने मांग की कि इस हादसे की जांच न्यायिक निगरानी में होनी चाहिए क्योंकि मौजूदा जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB स्वतंत्र नहीं है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि जांच निष्पक्ष नहीं लगती। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पिता को भरोसा दिलाते हुए कहा, यह हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको ये बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। कोई भी उसे दोष नहीं दे सकता। जस्टिस बागची ने भी कहा कि AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट के खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा गया कि पायलट ने कोई गलती की थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की जांच पर फैसला लेगा कि क्या इसे न्यायिक निगरानी में सौंपा जाए या नहीं। देश में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने शिक्षण संस्थानों, बस और रेलवे स्टेशनों, खेल परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों के पास से सभी आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाकर डॉग शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पकड़े गए इन कुत्तों को वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। यह आदेश देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों तथा खेल परिसरों की पहचान करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत जिलाधिकारी ये तय करेंगे कि सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल सुविधाओं और सरकारी संस्थानों की उचित बाड़बंदी की जाए ताकि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न कर सकें। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी ने पूरे दिन देश भर की उड़ानों को प्रभावित कर दिया। इस गड़बड़ी के कारण दिल्ली आने जाने वाली 500 से ज्यादा फ्लाइट्स में भारी देरी हुई। जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे से रात 8 बजे के बीच 383 उड़ानें देर से रवाना हुई और 163 उड़ानें देर से पहुंची, जिनमें से ज्यादातर में 45 मिनट से ज्यादा की देरी हुई।
2 दिन से सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें चल रही थी, जिसकी वजह से पहले से ही कई उड़ानें प्रभावित थीं। ऊपर से दिल्ली में कोहरे और कम विजिबिलिटी ने हालात और बिगाड़ दिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.